देखिएगा, हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। दैट फॉर्मूला वाज बेसिकली द सॉरी लॉ पढ़ा था। द लॉ वाज बेसिकली द बर्नौलीज प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल एक पढ़ा था, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल के बाद हम लोग आज एक नया टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स चल रहा था हमारा इससे पहले। तो फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हम लोग के पास अभी जो टॉपिक आने वाला है फ्लूइड डायनामिक्स में, दैट टॉपिक इज बेसिकली व्हाट, देखिएगा, दैट टॉपिक इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को समझने से पहले मैं इसके साथ कंपैरेटिव डिग्रीज लगा दूंगा कि विस्कोसिटी अगर कंपैरिजन करना किसी चीज से तो वो क्या चीज हो सकती है, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। उसे हम लोग कह सकते हैं ऐसा सॉलिड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से कोरिलेट करता हुआ एक चीज होता है विस्कोसिटी। तो एक्चुअली होता क्या है देखना है, डिफरेंसेस समझना, विस्कोसिटी कब कहलाता है और सॉलिड फ्रिक्शन कब कहलाता है। विस्कोसिटी जो होता है बच्चे, ये एक फ्रिक्शन होता है। ये क्या होता है? फ्रिक्शन। इसके अंदर फ्रिक्शन होता है इनसाइड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के इनसाइड जो फ्रिक्शन होता है, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ विस्कोसिटी। और ये फ्रिक्शन इनसाइड सॉलिड होता है। इनसाइड क्या होता है? सॉलिड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस बच्चे को आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा थोड़ा समझते हैं बेसिक्स को। मान के चलिए कि लेट अस सपोज, मैं मान लेता हूं कि एक लिक्विड का फ्लो हो रहा है इस तरीके से। इज द फ्लो ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड फ्लो कर रहा है। ओके, लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। और यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेता हूँ। मैं एक सॉलिड सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ, दिस इज द सॉलिड सरफेस। तो छोटा कर सॉलिड सरफेस कंसीडर कर लिया और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो। ये ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। अब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। फ्लूइड के केस में क्या होता है बच्चे, ध्यान देना। फ्लूइड के केस में सारे फ्लूइड फ्लूइड के केस में सारे फ्लूइड एक सर्टेन वेलोसिटी से चलते रहते हैं। मान के चलो ये लेयर जो है V1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये V2 से चल रहा है, ये V3 से चल रहा है। एवरी लेयर हैज देयर ओन वेलोसिटी। अच्छे समझिएगा, फ्लूइड में जब कभी लिक्विड बहता है इस तरीके से, हर लेयर की अपनी वेलोसिटी होती है। तो ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है और ये लेयर 3। हर लेयर की अपनी वेलोसिटी है, ठीक ना? हर लेयर की अपनी वेलोसिटी होती है। और क्या हुआ? हेलो, कोई दिक्कत? एनी डाउट? हेलो हेलो, इज इट ओके ना? एवरीथिंग सही है? हेलो, चलो। हर लेयर की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है। अब ध्यान देना, हर लेयर की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी सबकी अलग अलग है। तो होता क्या है, इन लेयर्स के बीच में इन लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शनल ड्रैग लगते रहता है पीछे की तरफ। एक फ्रिक्शनल ड्रैग लगता है पीछे की तरफ। एंड दैट फ्रिक्शनल ड्रैग इज बेसिकली व्हाट, देखो यहाँ पे, यहाँ फ्रिक्शनल ड्रैग इसी तरीके से लगता है। हर लेयर के बीच में आपको एक फ्रिक्शनल ड्रैग सा लगता नजर आएगा, ठीक है? फ्रिक्शनल ड्रैग सा लगता नजर आएगा। ये जो फोर्सेस है, क्यों ऐसा लग रहा है? बिकॉज सबकी वेलोसिटी सेम नहीं है, सबकी वेलोसिटी डिफरेंट है। ये वाला लेयर किसी और वेलोसिटी से जाना चाह रहा है, इसको किसी और वेलोसिटी जाना है, इसको किसी और वेलोसिटी से जाना है। एवरी लेयर हैज देयर डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ वेलोसिटी और एवरी लेयर हैज देयर डिफरेंट वेलोसिटीज। इसके पास वेलोसिटी v1 है, इसके पास वेलोसिटी v2 है, इसके पास वेलोसिटी v3 है। समझते चलिएगा, हर के पास अपनी अपनी डिफरेंट वेलोसिटीज है। एवरी लेयर पॉसेस द डिफरेंट वेलोसिटी। और हर लेयर की डिफरेंट वेलोसिटी होने के कारण उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो कि उस लेयर के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दैट फ्रिक्शन फोर्स दैट इज occurring between the layers, that is dragging in the opposite direction,
ये लेयर्स किधर जाना चाह रही है बताओ? दिस लेयर्स आर गोइंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी के डायरेक्शन से पता चल रहा है ये राइट साइड जाना चाह रही है। दिस लेयर आर गोइंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, जबकि इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। ये जो इन लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर हो रहा है ना बच्चे, जो दिख रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, उसे आप लोग क्या कह सकते हो, उससे आप लोग कह सकते हो भैया कि वो कहलाएगा आपका क्या, दैट इज कॉल्ड एज अ विस्कोसिटी। वो क्या कहलाएगा? विस्कोसिटी। अब आते हैं थोड़ा सा सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है, दोनों कंपेयर करते चलेंगे तो बेहतर होगा। मान लो इस ऑब्जेक्ट को किसी ने राइट साइड पुल किया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड देखिएगा, राइट साइड पुल किया विथ एक सर्टेन फोर्स, एक सर्टेन फोर्स से इसको पुल किया, ठीक है, और जैसे पुल किया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जनरेट होना चालू हो, इन दोनों के कांटेक्ट के बीच में जनरेट होगा, ठीक है, इन दोनों के कांटेक्ट के बीच में जनरेट होगा, तो यहाँ पे आपने फोर्स को अप्लाई किया, फोर्स दैट इज अप्लाइड, किधर अप्लाई किया जल्दी बताइए? फोर्स अप्लाइड इन द राइट डायरेक्शन, और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो एक फोर्स जनरेट हुआ जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था, दैट फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड एज, कौन सा फोर्स कहलाएगा? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाएगा? फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसको सॉलिड फ्रिक्शन का नाम देंगे। कौन से फ्रिक्शन का नाम देंगे? सॉलिड फ्रिक्शन का नाम देंगे। तो अगर दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा? देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सॉलिड फ्रिक्शन। देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सॉलिड फ्रिक्शन, ये सॉलिड फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक ना। और इसके लिए बात करोगे तो बच्चे ये विस्कोसिटी कहलाता है। तो पहले बेसिक डेफिनेशन तो हमको लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा, सारे बच्चे को बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो रहा होगा, बोलो हाँ या नहीं। दैट इज विस्कोसिटी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लूइड्स के केस में लगता है और ये सॉलिड बॉडी के केस में लगता है। तो यहाँ पे एक बात है क्लियर होगी। अब चैप्टर नंबर अगर 3 पे अगर जाओगे तो वहां फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। फ्रिक्शन का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। जिन्हें आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता सुनिए। एन क्या होता है? एन इज बेसिकली कॉल्ड एज अ नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहलाता है? नॉर्मल रिएक्शन। देखेंगे यहाँ पे सब, ये नॉर्मल रिएक्शन देखो मैं बनाता हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके बस ठीक है? यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट में बच्चे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन। एन ऊपर लग रहा है और एम जी किधर लग रहा है? नीचे। एन का वैल्यू जो किसके बराबर जल्दी बताइए? एम जी के बराबर। एन का वैल्यू किसके बराबर? एम जी के बराबर। एन किधर लग रहा है? ऊपर, और एम जी किधर लग रहा है? नीचे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा बच्चे वो म्यू इंटू एन के बराबर, और एन का वैल्यू एम जी के बराबर, तो म्यू इंटू एम इंटू जी। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? म्यू एम जी के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 फ्रिक्शन फोर्स के अंदर पढ़ा था। तो सॉलिड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में ये बेसिक डिफरेंस होता है। केवल यही डिफरेंस है? नहीं, चलिए हम एक एक करके डिफरेंसेस समझेंगे। बेसिक्स तो सबको समझना है। आइए डिफरेंस नंबर 2 समझते हैं। डिफरेंस नंबर 2 आपके सामने क्लियरली लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ से। सबको वीडियो ऑडियो क्लियर है ना? जैसे अपने में बातें कर रहे हैं उधर कुछ लोग। अच्छा कोई बात नहीं, देखिएगा यहाँ पे बात कीजिएगा। सेकंड देखो यहाँ से, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। अभी तुमको दिखा है, किस पे डिपेंड कर रहा है जल्दी बताइए? ऑन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, या फिर, और इसे नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। ऊपर डायग्राम के अंदर आप नॉर्मल रिएक्शन देख सकते हैं। ये हमारे लिए नॉर्मल रिएक्शन है, ये हमारे लिए नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। क्या फ्लूइड में ऐसा कुछ नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है क्या तुम्हें विस्कोसिटी केस में? तो लिखेंगे इट डजंट डिपेंड्स ऑन, इट डजंट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पे ये डिपेंडेंट नहीं होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में यही होगा, सॉलिड फ्रिक्शन और इसके बीच में। इन दोनों डिफरेंस में कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया कि विस्कोसिटी क्या होती है और फ्रिक्शन क्या? फिर से क्यों क्यों आपका नहीं थे क्लास में क्या?
सुनिए सुनिएगा सुनिए, पहला नंबर में मैंने कुछ बताया कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, कोई बात नहीं, देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है बच्चे, वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। यहाँ फॉर्मूला देखिए, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला म्यू इनटू एम। यहाँ क्लियरली तो लिखा है कि म्यू इनटू एम पे ये डिपेंड कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, जल्दी बताइए, नॉर्मल रिएक्शन पे। यहाँ पे कहीं ऐसा नॉर्मल रिएक्शन का चर्चा नहीं है बाई तरफ, तो वहीं लिखा है कि भैया इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, जबकि इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा कोई बिग डील नहीं बच्चे, आपके आगे लिखा हुआ सब कुछ। नॉर्मल रिएक्शन, इसको नॉर्मल कंटेक्ट भी कहा जाता है, और मैं दो बार नॉर्मल रिएक्शन लिखा। क्लियर है सभी को? टेक द स्क्रीनशॉट, अभी और भी डिफरेंसेस लिखेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आते हैं फिर से डिफरेंसेस समझने के लिए। और ये डिफरेंस बिल्कुल समझते चलेंगे पैरेलली, तो कभी दिक्कत नहीं होगा नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन को समझने, विस्कोसिटी को। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन और विस्कोसिटी को समझते हैं, और यहाँ से हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन और विस्कोसिटी। चलिए देखिए, इधर वाला बच्चे क्या है, सॉलिड फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन। और यहाँ वाला कौन सा है, दैट इज बेसिकली, सॉरी फॉर दैट, इधर क्या था, विस्कोसिटी था ना, सेम साइड लिखेंगे, विस्कोसिटी था, विस्कोसिटी था। और यहाँ वाला जो था बच्चे, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड फ्रिक्शन। डिफरेंसेस और भी समझेंगे आप लोग। डिफरेंसेस नंबर 2 देखिए, सॉरी 3 देखिए, 3 क्या डिफरेंस कर रहा है, देखिएगा। क्या ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स। ये तो आपको बताया था, वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स, अभी सिखाया आपको, द टू लेयर्स। जिन बच्चे को आता है रिलेटिव वेलोसिटी, अभी समझाया था, बोला था कि ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3। पहले वाले का वेलोसिटी v1 था, इसका वेलोसिटी v2 था, इसका वेलोसिटी v3 था। तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखिएगा सारे बच्चे समझेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे बच्चे, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे निकलता है, जैसे v12 निकालना है तो लिखेंगे v1 माइनस v2, v23 निकालना है तो लिखेंगे v2 माइनस v3। तो ये जो डिफरेंस इन वेलोसिटी आ रहा है, इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। कौन सा वेलोसिटी कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दो लेयर्स की रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर ये डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स, ठीक ना। और ये जो होता है बच्चे, इसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कोई रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी होती है नहीं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इट डजंट डिपेंड्स ऑन, इट डजंट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी। कौन है भाई, देखिए, doesn't depends on relative velocity between the two layers। ये दो लेयर्स के बीच में कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि ये डिपेंड करता है। फोर्थ वन, एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है क्या, ठीक ना। ये कहता है विस्कोसिटी जो होता है, या विस्कस फोर्स भी इसको कहते हैं, विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन area of contact between the layers, contact between the layers, area of contact between the layers। और ये क्या होगा जल्दी बताइए ऐसे, इसको सर यहाँ पे सॉलिड फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, अभी सब क्लियर करेंगे। सॉलिड फ्रिक्शन डजंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। अब चलिए इस डिफरेंसेस को थोड़ा समझ लेते हैं, इलाबोरेट भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि लेटर सपोज इस केस में, अगर मैं मान लेता हूं कि दो लेयर्स का फ्लो है, ठीक है,
देखिए यहाँ से कोई नहीं रहा, चलो फिर कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ से 2 लेयर्स का मैं कांटेक्ट मान लेता हूँ, मान के चलो 2 लेयर्स का मैं कांटेक्ट मान लेता हूँ। ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ठीक है, ये एक लेयर है। इनके बीच में कितना कंटेक्ट ड्रिवन हो रहा है, दोनों के बीच में कंटेक्ट कितना है, इनके बीच में कंटेक्ट कितना जनरेट हो रहा है, इस बात पे ये डिपेंड करेगा कि कितना कांटेक्ट है इनके बीच में आपस में। जितना कांटेक्ट ज्यादा होगा, विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी ज्यादा होगा। जबकि यहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट का चर्चा नहीं, यहाँ तो मैंने क्लियरली कहा था F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। सुनना अच्छे से, यहाँ कांटेक्ट होना चाहिए, एरिया ऑफ कांटेक्ट से मतलब नहीं होता कि कितना एरिया एक दूसरे से लगा हो, उससे मतलब नहीं है। बिकॉज फ्रिक्शन का फॉर्मूला नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और नॉर्मल रिएक्शन फर्दर एमजी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये जो टर्म आप देख रहे हो दैट इज एरिया ऑफ कांटेक्ट, यहाँ से कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन यहाँ पे कितना कांटेक्ट हो रहा है इस बात पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, विस्कोसिटी एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंडेंट है, सॉलिड फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ये रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि विस्कोसिटी फ्लूइड्स के अंदर लगता है और उनके एक दूसरे के लेयर के बीच में लगता है, जबकि नॉर्मल रिएक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। इसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। इसको कोई मतलब नहीं है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से, जबकि इसे मतलब सॉलिड फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से मतलब होता है, जबकि हमारे विस्कोसिटी को नॉर्मल रिएक्शन से मतलब नहीं होता। रादर इसे मतलब होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट से। क्या ये चारों डिफरेंसेस विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन में सबको समझ में आए? बोलो यार। सॉलिड फ्रिक्शन, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति यहाँ पे समझ में आ गया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म पढ़ते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है कि सॉलिड फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। सारे बच्चे एक बार पढ़ेंगे इसको, सॉरी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया क्या? नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, चलिए देखिए। अब हम एक बात बताएं, देखो यहाँ से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अब एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, देखिएगा, समझिए सब। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसको कहते हैं, देखिए। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लो कि लेट अस सपोज मैं डिफरेंट लेयर्स ले लेता हूँ लिक्विड के फ्लो का, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लो, लिक्विड के फ्लो का लेयर ले लेता हूँ इसे, या डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ओके, अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ले लिया। अब लेट अस सपोज ये V1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये V2 से चल रहा है, सिमिलरली ये V3 से चल रहा है, ये V4 से चल रहा है, और ये V5 से चल रहा है, डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखना क्या कहता है न्यूटन्स लॉ। यहाँ पे एक लॉ दिया न्यूटन ने, क्या था उसने, गौर कीजिएगा। उसने कहा कि हर कोई वेलोसिटी चल रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। हर लेयर का, ये लेयर है, बता रहा हूँ फिर से, ये लेयर ऑफ फ्लूइड है, लेयर ऑफ फ्लूइड है ये, और इसको मैं मान रहा हूँ उसी तरीके से लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर 4 है, लेयर 5 है, डिफरेंट लेयर्स है। हर लेयर की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है। तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी जो है डिफरेंट वेलोसिटी है सबकी, तो इसकी मैं चेंज इन वेलोसिटी देख लूंगा सबका। चेंज इन वेलोसिटी कैसे हम लेंगे, देखिए यहाँ से, इसकी वेलोसिटी चेंज मैं मान लेता हूँ dv है, इसकी वेलोसिटी चेंज dv मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी चेंज dv मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी चेंज dv मान लेते हैं। dv इज व्हाट, द चेंज और difference in velocity between the layers, difference in velocity between the layers, between the layers, the layers, सुनना अच्छे से। और जब कभी dv लेते हैं हम, टर्म dv जो लेते हैं, इसका मतलब होता है वेरी, कौन सा मैंने बोला भी था क्लास में आपको, दैट इज द एलिमेंटल चेंज। कौन सा चेंज जल्दी होती है, एलिमेंटल चेंज। मान लो कि इसके एलिमेंटल चेंज इतना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इन दोनों के,
और एक छोटा सा हिस्सा मैं कट कर लेता हूँ इसमें से किसी का, ठीक है, और उसका लेंथ हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। इट इज सपोज उसका हम लोगों ने लेंथ कंसीडर कर लिया इस तरीके से, उस लेंथ का कुछ वैल्यू दे देते हैं। लेंथ का वैल्यू मैं मान लेता हूँ dx, क्या देगा dx, ठीक है, dx दे दिया वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का चेंज, जैसे dx इज बेसिकली, इसको एलिमेंटल लेंथ कहेंगे, एलिमेंटल लेंथ। अच्छे से समझना ये टर्म को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ध्यान रखिए सारे बच्चे। अब देखिए यहाँ से, तो हम चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन डिस्टेंस से अगर डिवाइड कर दें, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, जैसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब कभी भी किसी के चेंज को अगर आप डिस्टेंस से कंपेयर करते हो, तो किसी के चेंज को अगर कंपेयर करते हो डिस्टेंस से, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड दैट इज इक्वल्स टू डीवी बाई क्या चीज दी होती है, dx। इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूटन लॉ क्या कहता है, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आया है, और दूसरा कि मान के चलो इन लेयर्स को जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा बच्चे, तो लिक्विड नॉर्मली ऐसे थोड़ी ना फ्लो कर रहा हो लेयर वाइज, वो थोड़ा सा इस तरीके से चल रहा हो। बोलो हाँ या नहीं। हर लेयर की अपनी अपनी एक साइन वेव सी बन रही होगी, तो उनके बीच में कोई ना कोई कांटेक्ट होगा, जिसे हम एरिया ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। एरिया ऑफ क्या कहते हैं, कांटेक्ट। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच में, किसी भी लेयर के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो ए है। क्या जल्दी बताइए, ए है। तो कहता है, ये लॉ क्या कहता है, गौर कीजिएगा सभी कोई, कि जो फोर्स है, जो बेसिकली कौन सा फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के। और फ्रिक्शन फोर्स क्या बोले यहाँ से, फ्रिक्शन फोर्स कह लो, फ्रिक्शन तो यहाँ नहीं लग रहा भैया, अभी आपने कहा फ्रिक्शन नहीं लगता बच्चे, यहाँ पे लगता है विस्कोसिटी। तो इसको हम लोग विस्कस फोर्स कहेंगे। कौन सा फोर्स कहेंगे, विस्कस फोर्स। जो फ्रिक्शन लिक्विड के अंदर लगता है उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, क्या करेंगे, विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स कहेंगे, विस्कस फोर्स कहते हैं, और प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। तो एक अपोजिशन में इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, चलिए मैं रिप्रेजेंट भी करके आपको दिखा देता हूँ। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो मान के चलो फोर्स इधर लग रहा हो कुछ, इनके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, लगा दो फोर्स। जो भी फोर्स लग रहा है इनके बीच में, तो फोर्स यहाँ एफ लग रहा है, यहाँ फोर्स एफ लग रहा है। यही फोर्स जो लग रहा है, दैट फोर्स एफ, ये जो फोर्स आप देख रहे हो, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट जल्दी होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी अपॉन डीएक्स। एंड डीवी अपॉन डीएक्स इज कॉल्ड एज, क्या कहलाता है जल्दी बताओ यहाँ से, इट इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या कहलाता है बोलो सबके, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, दोनों को कंबाइन कर लो। कंबाइनिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। ईटा क्या है बच्चे, ये जो टर्म आया दैट इज ईटा। ईटा इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल को हम लोग बोलते हैं, देखना सबको, इसे कहा जाता है ईटा। और इसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ क्या कहलाता है, ये विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक ना। चलो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए ये चीज। ये है क्या, इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला निकल गया है, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। दिस कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बट याद रखना, यहाँ पे जब हम इसको लिखते हैं, टेक सम डार्क शेड्स, यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे टर्म माइनस भी आता है। माइनस क्यों आता है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी सबकी अलग होने के कारण ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। देखो तो सही, ये लेयर किधर जाना चाह रहा है, राइट साइड, लेयर इज प्रांसिंग इन द राइट डायरेक्शन, बट फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है माइनस ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। और इस पे पता नहीं कई बार कई जाने कितने सवाल आ रखे होंगे, याद रखिएगा। और याद रखना ये दोनों जगह आता है, फिजिक्स में भी आता है एंड केमिस्ट्री में भी इसका डिस्कशन है, दो जगह डिस्कशन है, तो याद रखेंगे। किसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में कोई दिक्कत आपत्ति, बोलो यार, किसी को कोई दिक्कत इसमें।
सारे बच्चे बताओ, इज द कंसेप्ट इज क्लियर, व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? फॉर्मूला सबको आ गया क्या? फॉर्मूला सबको आ गया क्या? फॉर्मूला में कोई दिक्कत किसी को? बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया आपको जानकारी देने के लिए कि आपको ये चीजें आ रही है, थैंक यू। तो ये हमारे पास आ गया, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। आई होप सो सारे बच्चे को ये क्लियर होगा। कोई दिक्कत है? दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसे सवाल तो अच्छे अच्छे बनते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो सारे बच्चे को बहुत अच्छा लगा ये चीज समझ के कि क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होती है। न्यूटन ने यहाँ भी लॉ दे रखा है, हाँ। याद रखना, सिंपल सी बात है, विस्कोसिटी के बारे में अगर बच्चा चर्चा करे ना, विस्कोसिटी में वही वो फोर्स है जो कि आपका कहाँ लगता है, एक ऐसा फ्रिक्शन लगता है जो फ्रिक्शन पानी के अंदर जनरेट हो रहा है, उनके लेयर्स के बीच में जनरेट हो रहा है, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ फ्रिक्शन, सॉरी विस्कोसिटी। और वही सॉलिड ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसे सॉलिड फ्रिक्शन कहा जाता है। सॉलिड फ्रिक्शन म्यू इनटू एन होता है, जबकि विस्कोसिटी दो लेयर्स के बीच में अपोजिशन फोर्स को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो यार, आया सबको समझ में? ठीक है, अब चलो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो हमारे पास बच्चे आया था फोर्स, एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लिया वो सबने? एफ इज इक्वल टू आया था माइनस ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई क्या आया था? डी एक्स। अब मुझे क्या निकालना है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला में क्या निकालना जल्दी बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। एफ इज इक्वल टू है बच्चे ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है बच्चे वो होता है एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू सल्फामेट। डायमेंशन फॉर्मूला ये कई बार पूछा हुआ है, किसका? इसका, ईटा का। ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है, फोर्स इक्वल्स टू माइनस ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब चलिए दिखाते हैं। इसका जो वैल्यू होता है बच्चे वो होता है एम एल टी माइनस टू। चलिए थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको अरेंज कर ले तो अच्छा लगेगा आपको भी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमको पता करना है। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, चलिए देखेंगे, सब कुछ करके करके वो लिखते हैं। इसका जो होता है बच्चे वो होता है एम एल टी माइनस टू। इसका हमें पता करना है। एरिया का अगर बोलोगे तो एरिया का बच्चे हो जाएगा एल स्क्वायर। इसमें दो चीजें हैं, एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो होता है बच्चे वो होता है एल टी पे पावर माइनस वन, और नीचे में dx है, dx का होता है एल। ये क्लास 11 से आ रहा है, टेंशन ना लें, वहीं से ये चीज कैलकुलेट करके ला रहे हैं। और यहाँ से डायमेंशन फॉर्म देखो तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा टी पे पावर माइनस वन। ओके, अब चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। राइट साइड है आपके एम एल टी माइनस टू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमको जानना है, एरिया का एल स्क्वायर होता है, वेल एंड गुड। और इसका डीवी का बच्चे हम लोगों ने लिखा, डीवी बाई डी एक्स का हम लोगों ने लिखा है टी पे पावर माइनस वन। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ईटा बराबर एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई, इधर ले आओ इसको एल स्क्वायर, इधर इसको करेंगे टी पे पावर माइनस वन। अब इस सबको ऊपर लेके जाओ, तो एम इसको ऊपर लेके जाओगे, एल पे और कुछ नहीं है तो वन है, वन में क्या चला जाएगा माइनस टू, टी है, माइनस टू ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा टर्म ईटा। ईटा बराबर क्या हो जाएगा, एल वन माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस वन होगा, माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। और इसके लिए क्या होता है एम एल टी माइनस वन, ये फॉर्मूला जनरेट होके आता है। एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एस, इसे हम लोग कहेंगे, ये कहलाता है हमारे लिए बच्चे क्या, ये हमारे लिए कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अरे अरे ज्यादा ही डार्क हो गया, सॉरी सेट ले लिया मैंने, देखिए उसे, ये कहलाएगा एम एल टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन फॉर्म। ये क्या कहलाएगा, डायमेंशन फॉर्म। क्लियर है सभी को? ये कौन सा फॉर्मूला कहलाता है, डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो आया नहीं आया, कोई डाउट किसी को? बोलो हाँ या नहीं, क्लियर है यहाँ से? डायमेंशन फॉर्म, सारे बच्चे जल्दी से लाइक बटन प्रेस करो, लाइक बटन प्रेस करो जल्दी से, कट 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 कट, सबका मैसेज आना चाहिए, अभी तक नहीं आया, दो तीन चार आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, इंगेज रहना चाहिए इसी तरीके से आप लोगों को, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलो थैंक यू, क्लियर है सभी को?
यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग, बहुत अच्छा टर्म है, देखिए यहाँ से। एंड दैट टर्म इज बेसिकली कॉल्ड एज, इस टर्म को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दैट टर्म इज कॉल्ड एज, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे। देखते हैं यहाँ से, मान लो यहाँ एक कंटेनर, ठीक है, वी आर ड्राइंग अ कंटेनर, ओके, वी आर, ठीक है, और यहाँ पे कंटेनर बनाया, इसके अंदर आओ पानी फिल कर देते हैं, पानी फिल कर दो, पानी का ले लो ब्लू कलर, तो फिल कर दो पूरा। अरे अरे, पानी गोल कैसे हो गया यार, पानी को थोड़ा रेक्टेंगुलर लेना चाहिए था। देख, तो पानी ले लिया, पानी को फिल कर दिया इसके अंदर, बहुत ही अच्छा, पानी फिल हो जाओ, पानी फिल हो जाओ, पानी फिल हो गया। अब ऐसा देखो, यहाँ पे हमको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट कंसीडर करना, हम यहाँ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, देखो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बताना सबको, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड या upward? सारे बच्चों को पता भी है डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, डाउनवर्ड लगेगा, बहुत अच्छा, ठीक है, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, चलो, डाउनवर्ड लगेगा। और इस पे जो ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसमें दो फोर्सेस एक्चुअली लगते हैं। अब हम लोगों ने फोर्सेस पढ़ा है, दो फोर्सेस लगते हैं एक्चुअली, एक फोर्स ये लग रहा है, और एक फोर्स लेटर सपोज, और मुझे ड्रॉ कर लेने दे, एक फोर्स यहाँ पे एक और लग रहा है, मतलब यही, ठीक है, चलो फिर, अब फोर्स लग रहा है। अब ध्यान देंगे सारे बच्चे, नीचे जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज एम जी, ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज, एक फोर्स होता है एफ बी, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ बोइंसी, फोर्स ऑफ क्या कहलाता है, बी यू ओ वाई ए एन सी वाई, बोइंसी, ठीक है। और एक जो फोर्स और लग रहा है उसे कहते हैं एफ बी, दैट इज कॉल्ड एज अ विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग कहते हैं इसको, या फिर विस्कस फोर्स कह लो, विस्कस फोर्स कह लो। तो ये जो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वॉइंसी फोर्स लग रहा है, और मान लीजिए कि लेट अस सपोज ये वाला जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है, इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का कुछ रेडियस है, तो मान लेते हैं इसका कुछ रेडियस है, इसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसका जो रेडियस है बच्चे, दैट रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय, दैट रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, आर, आर रेडियस है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जब सिंक करते रहता है, तो सुनना अच्छे से, विस्कस ड्रैग जब नीचे लग रहा है, सिंक करते रहता है, तो जो विस्कस फोर्स इस पे लगता है, जो विस्कस फोर्स इस पे लगता है, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी। सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्या फॉर्मूला बना, जल्दी बताओ यहाँ से, 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी। ईटा क्या है अभी बताया तुमने, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है, वी क्या है, ये टर्म याद रखिए, इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। कौन सा वेलोसिटी कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी होती है, जब ऑब्जेक्ट डूब रहा था, तो ऑब्जेक्ट के डूबने के दौरान नीचे की तरफ एक वेलोसिटी जनरेट हो, ठीक है, और वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। सुनना अच्छे से, जब पानी में कोई ऑब्जेक्ट डूबता है तो नॉर्मल नहीं डूबता, वो पहले तेजी से नीचे की तरफ आता है, फिर एक फिक्स वेलोसिटी से नीचे की तरफ चला जाता है, और जो वेलोसिटी से नीचे की तरफ चला जाता है उसे हम लोग बच्चे क्या कहते हैं, दैट वेलोसिटी ऑक्यूपाइड बाय, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए होगा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए होगा, और जो भी वेलोसिटी ये ऑब्टेन कर लेता है इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी कहते हैं जल्दी बताइए, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस टर्मिनल वेलोसिटी क्या ये फिक्स्ड होती है, हाँ फिक्स्ड होती है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी वेलोसिटी ये ऑक्यूपाई किया, देन दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी का, वो फॉर्मूला निकल के आया बच्चे, क्या, वो फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आया, ये वाला, दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। आई होप सो सारे बच्चे को ये क्लियर हो रहा होगा, 6 पाई ईटा आर वी, ये विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला है, इस वाले विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला है जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है। इसका डेरिवेशन भी हमको पढ़ना है, तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, दैट इज 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी। फिर से बता देता हूँ, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी पीछे निकाला हम लोगों ने, आर इज द रेडियस, एंड वी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी की तरह काम कर रहा है। तो टर्मिनल वेलोसिटी ये होगा। आई होप सो सारे बच्चे को ये बातें क्लियर हो रही होंगी।
क्लियर हो रही होंगी। तो ये ऑब्जेक्ट ले लो। इसे हम लोग कौन सा टॉपिक कहेंगे? दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल वेलोसिटी। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। टर्मिनल वेलोसिटी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी को। और 10 मिनट में, हाँ तो ले लीजिए पीछे वाला। अरे यार जल्दी कीजिए, अरे यार लीजिए जल्दी से। ठीक है चलो। ओके थैंक यू बच्चे, चलो 10 मिनट में आओ वापस से, सबको लॉग इन करना 10 मिनट में, फिर छुट्टी कर देंगे। चलो 10 मिनट में आना सभी को, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चलो 10 मिनट में आओ सभी को, कुछ देर में कटेगा।